क्वेश्चन नंबर देखिए 32 है, निम्न में से कौन एक समान नहीं है। तो आपको ये देखना है कि कौन जो है आपके एक तरह से मैच नहीं कर रहा है। तो स्टेपी प्रेरीज ये सब घास के मैदानों के नाम हैं। पुस्तास, वेल्ड, डाउन्स, कैंटरबरी, कैंपॉस और पेम्पास। हमने घास के मैदान एक बार आपको बताए थे, और घास के मैदानों में जैसे प्रेरीज, ये यूएसए और कनाडा के क्षेत्र में, इसी तरह से कैंपॉस ब्राजील में, लियानॉस वेनेजुला में, पंपास अर्जेंटीना में, सवाना अफ्रीका में, पुस्तास ये है आपके यूरोप में, स्टेपी एशिया में, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, कैंटरबरी और वेल्ड। इसमें हमने आपको बताया था कि जो भी आपके घास के मैदान हैं, ये दो तरह के घास के मैदान होते हैं, एक ठंडे और एक जो है गर्म क्षेत्र में। गर्म क्षेत्र वाले क्या होते हैं? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो हमने आपको बताया था कि उष्णकटिबंधीय घास के मैदान बस ये तीन हैं, जिसमें लियानॉस, कैंपॉस और सवाना आता है। बाकी सब जो हैं आपके ठंडे घास के मैदान हैं, सब एक दूसरे से मैच करेंगे। बस ये कैंपॉस, लियानॉस और सवाना ये किसी से मैच नहीं करेंगे। ये आपस में या तो कैंपॉस के साथ लियानॉस हो, या कैंपॉस के साथ सवाना हो, या सवाना के साथ लियानॉस हो। तो अब यहां पे देखें अपने क्वेश्चन को। अब देखिए स्टेपी प्रेरीज है, स्टेपी एशिया घास के मैदान, प्रेरीज जो है आपके यूएसए, दोनों ठंडे हैं। पुस्तास और वेल्ड, पुस्तास जो है यूरोप के और वेल्ड है दक्षिण अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के, दोनों ठंडे। डाउन्स और कैंटरबरी, डाउन्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, कैंटरबरी हैं न्यूजीलैंड के, दोनों ठंडे। कैंपॉस, पेम्पास, कैंपॉस हमने बताया ब्राजील के हैं और अर्जेंटीना के ही है। तो अर्जेंटीना का पंपास है और कैंपॉस जो है ये आपके होता है ब्राजील का। ये गर्म है और ये ठंडा है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से मैच नहीं करेगा। यहां पे देख लें, ये कैंपॉस के साथ पंपास दिया हुआ है, ये दोनों मैच नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ये शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। ये ट्रॉपिकल है और ये सब ट्रॉपिकल है, इसलिए ये नहीं मैच करेंगे। इसलिए डी वाला जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इसलिए आंसर के लिए हम लोग कहेंगे तो इसका आंसर डी है। नेक्स्ट है देखें, निम्न कथनों में कौन असत्य है? असत्य मतलब फॉल्स। आपको यहां पर असत्य देखना है, फॉल्स देखना है। तो 33 है, वायुयान का संचालन क्षोभ मंडल में होता है। तो वायुयान का संचालन क्षोभ मंडल में होता है, ये सही है या जो है गलत है? तो ये सही है स्टेटमेंट, क्योंकि क्षोभ मंडल में वायुयान का संचालन होता है, जबकि जेट विमानों का संचालन कहां होता है? जेट विमानों का संचालन जो है समताप मंडल में होता है। मध्य मंडल में ऊपर की ओर जाने पर ताप वृद्धि होती है। तो मध्य मंडल में ऊपर की तरफ जाने पर ताप वृद्धि नहीं, ताप में कमी होती थी। तो 100 डिग्री सेल्सियस से माइनस 1000 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता था। तो यहाँ पर जो मध्य मंडल है, मध्य मंडल में ऊपर की ओर जाने पर टेम्परेचर जो है वो आपके एक तरह से रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि जो क्षोभ मंडल था उसमें तापमान जो है पहले क्या हुआ, ऊपर की तरफ जाने पे कम हुआ, फिर जो समताप मंडल है उसमें ओजोन की परत होने की वजह से बढ़ने लगता था, इंक्रीज करता था, और फिर उसके बाद घटने लगता था। तो 0 से -100 डिग्री सेल्सियस मध्य मंडल में हो गया था, और फिर 0 से -100 डिग्री सेल्सियस मध्य मंडल में जो कमी हुई, और -100 से फिर 1000 कहाँ हुआ? आयन मंडल में। तो इसलिए 0 से 100 डिग्री सेल्सियस जो है, 0 से -100 डिग्री सेल्सियस जा रहा है इसमें
मध्यमंडल में, इसलिए कमी हो रही है, यहाँ पे वृद्धि की बात कर रहा है, इसलिए ये स्टेटमेंट तो गलत है। फिर भू स्थिर कक्षा 600 से 876 किलोमीटर ऊंचाई के मध्य स्थित होती है। तो 600 से 876 किलोमीटर ऊंचाई के मध्य कौन सी कक्षा होती है? ये ध्रुवीय स्थिर कक्षा होती है, पोलर स्टेशनरी ऑर्बिट। भू स्थिर कक्षा कहां होती थी? ये 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर होती थी, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत है। जैव मंडल की ऊंचाई 30 से 32 किलोमीटर निर्धारित की गई, सही है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। इसके मतलब सेकंड और थर्ड गलत होगा, इसके मतलब बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखें, किस जलवायु को पाकलैंड कहते हैं? पाकलैंड प्रकार की जलवायु जिसको कहा जाता है। तो अब देखिए पाकलैंड का मतलब क्या है, पहले इसको समझ लें। तो पाकलैंड का मतलब जो होता है वो होता है कि जैसे हम लोग पार्क वार्क में जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, हरी भरी घासें होती हैं, तो घास के मैदान होते हैं, कुछ पेड़ लगे होते हैं किनारे किनारे, तो उसमें हरियाली चारों तरफ होती है, तो इस तरह से, और फूल वूल निकले होते हैं, तो ये आपके एक तरह से हरियाली वाले क्षेत्र या घास के मैदान इस तरह से कहलाते हैं। तो पाकलैंड किस तरह की जो है घास के प्रकार हो गया? अब इसमें देखिए भूमध्य सागरी तो नहीं है आंसर, चीन तुल्य जलवायु भी नहीं है। अब बचता है स्टेपी और सवाना। सवाना जो घास के मैदान है ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है जिसमें हरियाली होती है, लेकिन स्टेपी में बहुत दूर दूर बहुत छोटी छोटी घासें हो जाती हैं जो एशिया में पाए जाते हैं। तो इसलिए पाकलैंड प्रकार की जलवायु किसको कहा गया है? सवाना प्रकार की जलवायु को। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को, तो ये आपके पाकलैंड प्रकार की जलवायु कहा गया है। जैसे उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कौन से हैं? ये आपके सवाना, लियोनोस, कैंपॉस, ये जो है आपके पाकलैंड प्रकार की जलवायु को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों पर निम्न में से कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटों पर कौन सी जलवायु पाई जाएगी, ये आपको देखना है। अब देखिए इसमें आपको थोड़ा सा जो है एक डायग्राम देखना पड़ेगा, और वो डायग्राम आप पहले से बना चुके हैं। पहली प्रकार की जलवायु विषुवत रेखी, फिर 30 डिग्री तक, 10 डिग्री से 30 डिग्री के बीच में ये 3 प्रकार की जलवायु हुआ करती थी। 10 से 30 डिग्री ये हुआ करती थी। तो ये जो है आपके एक तरह से है दूसरी मानसूनी प्रकार की जलवायु, तीसरी सवाना प्रकार की जलवायु, चौथी जो होती है ये आपके मरुस्थलीय जलवायु। फिर इसके ऊपर 30 से 45 डिग्री अक्षांश पर, 30 से 45 डिग्री अक्षांश पर आपके पाई जाती है यहां पर पांचवी चीन तुल्य जलवायु, फिर छठी जो है स्टेपी जलवायु, सातवीं भूमध्य सागरीय जलवायु। तो अब आपको यह देखना है कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट की बात कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट की बात कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया से होकर जाती है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो 23.5 डिग्री दक्षिण जा रही है। तो 23.5 डिग्री दक्षिण के बाद से अगर आप देखेंगे नीचे की तरफ तो ये 60 डिग्री तक लगभग इसका विस्तार होता है, 45-50 डिग्री तक। तो ये जो है आपके किस जगह पर आएगी? तो मेनली आपका 30 से 45 वाले रेंज में आ जाएगी। तो 30 से 45 वाले रेंज में आने का मतलब ये हुआ कि यहां पर कौन सी जलवायु पाई जाएगी? ये 5वें प्रकार की जलवायु पाई जानी चाहिए। तो ये जो है आपके 5वें प्रकार की जलवायु मिलेगी जो दक्षिण पूर्वी भाग में। तो ये कौन सी जलवायु है 5वें प्रकार की जलवायु? चीन तुल्य जलवायु। इस तरह से निकालते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन को पकड़ा कैसे जाता है कि आपको ये याद नहीं करना, रटना नहीं है, लेकिन पोजीशन अगर आपको क्लियर है तो आसानी से आप निकाल लेंगे। मकर रेखा आपको पता है यहां से होके जा रही है, और इसी के बाद से जो है आपके एक्सटेंशन ऑस्ट्रेलिया का शुरू होता है, और 23.5 के बाद से आपका एक्सटेंशन अगर हम लोग यहाँ नीचे देखें तो किस जलवायु पे आएगा? पूर्वी भाग में। तो ये चीन तुल्य जलवायु पे आएगा, इसलिए डी वाला आंसर होना चाहिए। तो इसका डी वाला आंसर होगा चीन तुल्य जलवायु। नेक्स्ट है देखें, वाताग्र के कारण किस जलवायु में तड़ित झंझा के कारण मूसलाधार तूफानी वर्षा होती है? अब देखिए वाताग्र बनता कहां था? हमने आपको बताया था ये है पूर्वैया पवने, पूर्वी पवन।
ये होती थी पछुआ पवन, ये होती थी ध्रुवीय पवन। वातागर का निर्माण कहां पर हो रहा है या किस तरह हो रहा है ये देखें। तो पश्चिम की ओर से जाने वाली जो हवाएं हैं वो इससे मिल रही हैं, तो पश्चिम तटीय क्षेत्र में ये मिलेंगी। तो इसका मतलब पश्चिम तटीय क्षेत्र की जलवायु है ये। तो जलवायु पहले क्लियर हुई कौन सी है, पूर्वी है कि पश्चिमी है। कैसे क्लियर हुई, क्योंकि पछुआ पवनें ही मिल रही हैं किससे, पछुआ पवनें मिल रही हैं ध्रुवी से, तभी वातागर बनता है यहां पे इस जगह पे। अब देखिए ये पोजीशन कहां पाई जाएगी, ये अगर हम देखें तो पहले 10 डिग्री तक हमने कहा यहां पर दूसरी मानसूनी प्रकार की जलवायु, सवाना प्रकार की जलवायु, मरुस्थलीय जलवायु। फिर 30 डिग्री तक क्या होता था, 30 डिग्री तक आपके चीन तुल्य जलवायु, फिर स्टेपी जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु। फिर 45 डिग्री पर क्या होता था, 45 डिग्री पे अगर हम देखें तो 45 डिग्री तक आपके यहाँ पर या और एक्सटेंड करती 50 डिग्री तक ये चली जाती है। तो ये आपके 8वें प्रकार की जलवायु मंचूरियन, फिर 9 मध्य महाद्वीपीय जलवायु, और फिर 10वीं जो होती थी ये होती थी जो है आपके पश्चिमी यूरोपीय तुल, वेस्टर्न यूरोपियन टाइप। तो भूमध्य सागरीय जलवायु के ऊपर कौन सी होती थी, पश्चिमी यूरोपीय तुल, जो 30 के ऊपर अक्षांश पे पाई जा रही है, और 30 डिग्री के ऊपर ही ये बेल्ट बनती है। ये कहां पे बनती है, ये आपके जो बेल्ट बनती है ये एक तरह से ऊपरी भाग में 30 डिग्री से ऊपर बनेगी, जहां पर पछुआ पवन वातागर बनाती है ध्रुवीय पवन से मिलकर के, और जिसकी वजह से वर्ष भर बारिश होती है, मूसलाधार तूफानी बारिश। आपको याद होगा पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु में तो पछुआ पवनों द्वारा 2 ही जलवायु में वर्षा होती थी, एक इसमें और एक इसमें, भूमध्य सागरीय जलवायु 7वीं वाली और 10वीं वाली पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु है नहीं क्योंकि ये 30 के अंदर है, और ये 30 के अंदर बनता नहीं, 30 के बाहर बनता है। वातागर जब भी बनेगा तो 30 के बाहर बनेगा, और 30 के अंदर ये है। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आपके पश्चिमी जो है ये पछुआ पवनों से बारिश तो होती है, लेकिन वातागर के कारण तूफान नहीं आते। वातागर कब बनेगा, जब हमने कहा वार्म और कोल्ड फ्रंट मिलती है, फ्रंट का निर्माण होता है, तो एयर मासेस मिलती हैं, वार्म एयर मास कोल्ड एयर मास से मिलती है, और वार्म एयर और कोल्ड एयर कैसे मिलेगी, जब पछुआ ध्रुवीय पवन से मिलती है। तो इसलिए जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, पश्चिमी यूरोपीय तुल्य, इसलिए सी वाला इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है देखिए 37 है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य मतलब ट्रू आपको निकालना है। तो पहले हमें ये डिसाइड कर लेना होता है कि हाँ क्या चीज जो है आपके कौन सा सत्य है ये देख लें। जैसे टैगा जलवायु में शीत ऋतु में वर्षा होती है, गलत है। हमने आपको याद दिलाया था सिर्फ 2 ही जलवायु है, भूमध्य सागरीय और पश्चिमी यूरोपीय तुल्य, 7वीं और 10वीं जो अभी हमने इंडिकेट किया था। तो सिर्फ इससे पहले वाली सिर्फ जो है आपके यही 2 जलवायु है जिसमें शीत ऋतु में वर्षा होती है, बाकी सब में ग्रीष्म ऋतु में वर्षा होती है अधिकांशतः। इसलिए आपके ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है चीन तुल्य जलवायु में वर्ष भर वर्षा होती है, ना, चीन तुल्य जलवायु में वर्ष भर वर्षा नहीं होती। वर्ष भर वर्षा सिर्फ 2 जलवायु में होती है, एक पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु, वेस्टर्न यूरोपियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जो वाताग्र के कारण होती है, और एक विषुवत-रेखीय जलवायु में जो पहली जलवायु होती है। अर्जेंटीना में सेंट लॉरेंस जलवायु का विस्तार पाया जाता है, एकदम सही है। सेंट लॉरेंस प्रकार की जलवायु कौन सी थी, मंचूरियन। और मंचूरियन में जो विस्तार मिल रहा था वो कहां कहां मिल रहा था, वो आपके 3 ही जगह मिल रहा था। वो एक चीन का ऊपरी भाग मंचूरियन प्रांत, दूसरा जो था कनाडा वाला क्षेत्र था, और तीसरा अर्जेंटीना का तट था। इसीलिए जो है आपके ये मिल रहा था। तो इसमें आप देख रहे थे ये पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर ये 5वां, 6ठा, 7वां, और ये है 8वां, 9वां, 10वां। तो ये 8वीं और ये मंचूरियन प्रकार की जलवायु थी। और ये जलवायु कहां से कहां तक मिलती थी, 10 से 30 ये थी, 30 से 45 ये थी, 45 से 60 पे मिलती थी उच्च अक्षांश पे। तो पूर्वी स्थित भाग में चाहे यहां हो और चाहे यहां हो, 45 से 60 डिग्री के बीच में जो है आपके पूर्वी स्थित भाग में ये जलवायु मिलेगी।
तो जब हम वर्ल्ड का मैप बनाते हैं तो वर्ल्ड के मैप में आप देखें तो ये मंचूरियन प्रांत यहां पे आएगा, विषुवत रेखीय क्षेत्र ये है, ये विषुवत रेखा है, यहां से इतना डिस्टेंस पे आएगा, यहां से इतना ही डिस्टेंस पे आपके कनाडा का पूर्वी तट आएगा, यहां से इतने ही डिस्टेंस पे आपके अर्जेंटीना का तट आएगा पूर्वी भाग में, जहां पर ये पाई जाती है। तो ये तीन ही पार्ट में मोस्टली जो है आपके पाई जाती है, कि किसी पूर्वी स्थित भाग में जो है ये चीन, तो ये मंचूरियन प्रकार की जलवायु, जिसको मंचूरियन यहाँ कहते हैं, सेंट लॉरेंस प्रकार की जलवायु यहाँ इसलिए कहा जाता है क्योंकि लॉरेंस की खाड़ी है यहाँ पे, इस वजह से, और अर्जेंटीना में भी सेंट लॉरेंस प्रकार की जलवायु कहते हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सही है स्टेटमेंट। फिर है कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, तो कैलिफोर्निया में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, ये भी ठीक बात है, ये भूमध्य सागरीय जलवायु है, भूमध्य सागर के लाइन में ही ये आता है। सातवीं प्रकार की जलवायु जो कि अब मैप में फिर से देखिए आप, तो भूमध्य सागर कहाँ है, ये है, ये भूमध्य सागरीय जलवायु यहाँ आसपास के सारे रीजन में पाई जाती है। और कह रहा है कैलिफोर्निया को अगर आप यहाँ देखें तो ये कैलिफोर्निया है पश्चिमी भाग में, तो जैसे पश्चिमी भाग में ये पाई जा रही है वैसे पश्चिमी भाग में ये भी मिल रही कैलिफोर्निया के क्षेत्र में, तो यूएसए के कैलिफोर्निया क्षेत्र में वही जलवायु पाई जाएगी जो भूमध्य सागरीय होगी यहाँ पे। तो यहाँ से जितनी डिस्टेंस ये है, यहाँ से उतनी डिस्टेंस इसकी भी है, ये पूरे रीजन की, तो इसलिए आप देखेंगे कि आंसर आपका यही हो जाएगा। ये भी सही स्टेटमेंट है, तो इसलिए तीसरा और चौथा सही स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट हमें सही देखना था, तो थर्ड और फोर्थ हो जाएगा, थर्ड फोर्थ इसके मतलब सी वाला हो जाएगा, तो सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है देखिए, अब देखिए क्वेश्चन वही आ गए जो हम लोग पहले जो है करते थे, उसमें क्या था कि पहले हम लोग ये देख लें ए और आर, असर्शन और रीजन, ये दोनों कथन और कारण। तो असर्शन और रीजन को पहले हम लोग चेक करते हैं, दोनों सही है अगर तो आंसर ए या बी होगा, दोनों सही होने पर। अगर आर ए की सही व्याख्या है, अगर आर जो है सही व्याख्या है, कैसे व्याख्या देखते थे, हमने आपको कहा था बीच में बिकॉज लगा लीजिए, पूरा सेंटेंस पढ़िए, बीच में बिकॉज लगा करके कंपाउंड सेंटेंस बना लीजिए। और अगर सही आपको लग रहा है, बिकॉज मतलब क्योंकि, हिंदी में क्योंकि लगा लीजिए, क्योंकि लगा के जब आप पढ़ेंगे सेंटेंस सही आ रहा है तो इसके मतलब व्याख्या हो रही है, और सेंटेंस अगर सही नहीं आ रहा है इसके मतलब व्याख्या नहीं हो रही है। अगर व्याख्या हो रही है तो ए आंसर, व्याख्या नहीं हो रही है तो बी आंसर। और ए बी में अगर एक भी गलत है, जैसे मान लीजिए ए सही आर गलत, तो ए सही आर गलत, सी आंसर हो जाएगा। और पहले ही गलत है तो दूसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं, दूसरा सही होगा। तो पहला अगर स्टेटमेंट गलत है तो आर सही होगा, तो इसके मतलब डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए इसमें पढ़ते हैं, जेट विमान का संचालन समतापमंडल के ऊपरी भागों में होता है। अब जेट विमान का संचालन कहां होता है, समतापमंडल के ऊपरी भाग में। आपको ध्यान है समतापमंडल का ऊपरी भाग तो ओजोन से भरा हुआ था, और ओजोन की वजह से जो है आपके ताप वृद्धि बहुत ज्यादा होती थी, अल्ट्रावायलेट रेज वहां पे पाई जाती हैं, इसीलिए तो प्रिवेंट किया जाता है कि वहां तक जाए ही नहीं। तो समतापमंडल के निचले भाग में आपके एक तरह से इसको किया जाता था, तो ऊपरी भाग में किया ही नहीं जाएगा। इसके मतलब पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया। जब पहला स्टेटमेंट गलत है दूसरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं। हमने आपको क्या कहा, आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर है। नेक्स्ट देखिए 39 का कथन ए, IRS उपग्रह तमिलनाडु के श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किए जाते हैं। अब देखिए तमिलनाडु के श्रीहरिकोटा, थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें तो श्रीहरिकोटा जो है वो कहां पर स्थित है, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में। जो आंध्रा वाला क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र में, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा है, वहां से प्रक्षेपित किया जाता है। तो आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र है, ना कि तमिलनाडु का है। तो इसलिए पहली चीज तो ये गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट गलत होने का मतलब दूसरा सही होगा ही होगा। इसके मतलब क्या हुआ, आंसर इसका भी डी हो गया, डी आंसर हो जाएगा। फिर देखिए ए है कथन, क्षोभ मंडल में ऊपर जाने पर ताप कम होता है। सही है, ऊपर की ओर जाने पर तापमान में कमी आती है, ठीक है स्टेटमेंट।
अब दूसरा स्टेटमेंट, ताप दर प्रति 165 किलोमीटर 1 डिग्री सेल्सियस की होती है। सही है स्टेटमेंट? नहीं। ताप में ऊपर की ओर जाने पर कमी होती है और यह कम किस दर से होता है? प्रति 165 किलोमीटर नहीं, मीटर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से। इसी को सामान्य ह्रास दर कहा गया था। प्रति 165 मीटर 1 डिग्री सेल्सियस, यहां किलोमीटर दिया हुआ है, इस किलोमीटर देने की वजह से यह स्टेटमेंट गलत हो गया। इसलिए ए सही है, आर गलत है, इसलिए आंसर क्या होना चाहिए? सी आंसर होगा इसका। तो ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट है, देखिए, अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाता है, H2SO4 पाया जाता है। सही है एकदम स्टेटमेंट, पढ़ा भी था आपने एसिडिक रेन को। सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से H2SO4 का निर्माण होता है, यह भी स्टेटमेंट सही है। आपको हमने बताया था कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है। तो सल्फर डाइऑक्साइड को अगर हम कहेंगे तो ऑक्सीजन से क्रिया करेगी और ये जो है ये सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगी और जलवाष्प से सल्फर ट्राइऑक्साइड क्रिया करके H2SO4 का निर्माण कर लेगी। तो ऊपर जाएगी तो जलवाष्प मिलेगा और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस जलवाष्प से क्रिया करके H2SO4 का निर्माण कर लेती है। यह भी स्टेटमेंट सही है। अब देखिए दोनों सही हैं। अब आंसर या तो ए होगा या बी होगा। अब ये चेक करें कि क्या ये जो कारण है वो सही है, तो क्योंकि लगा के पढ़ें। अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्यों होता है? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से H2SO4 का निर्माण होता है। तो अम्लीय वर्षा कहां होती थी? आपके औद्योगिकृत क्षेत्र में, और उद्योग से निकलने वाले धुओं में सबसे ज्यादा क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस से ही H2SO4 बन रहा है। तो यहां पे कह रहा है H2SO4 अम्लीय वर्षा में ज्यादा क्यों होता है, या H2SO4 क्यों होता है? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस H2SO4 को बना रही है। इसलिए कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या कर रहा है। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो ए और बी दोनों सही हैं और ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट देखें 42 है, ए फोयान को जलवायु का स्वर्ग कहते हैं। बिल्कुल सही है। फोयान जो कि आपके स्विट्जरलैंड के जो है आपके एल्प्स पर्वतों की ढालों पर चला करती थी, उसको जलवायु का स्वर्ग क्यों कहा जाता था? क्योंकि नीचे उतरने वाली पवन थी और नीचे उतरने की वजह से वो कंप्रेशन होता था। कंप्रेशन होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ता था और वहां की ठंडक को कम करता था। ठंडक ऐसी थी कि जो बहुत ज्यादा गलाने वाली थी, लेकिन उस गर्म पवन के चलने से थोड़ी बहुत ठंडक जो है आपके कम हो जाती है। इससे बहुत अच्छी जलवायु हो जाती है, इसलिए इसको जलवायु का स्वर्ग कहा गया था। यह चिनूक पवन के समतुल्य है। यह भी सही है स्टेटमेंट। चिनूक के समतुल्य क्यों है? हम लोग ने पढ़ा था कि रॉकीज पर्वतों के सहारे, जैसे एल्प्स पर्वतों की ढालों से ये उतरती है, वैसे ही यूएसए के जो है आपके जो रॉकी पर्वत हैं, रॉकी पर्वतों के ढालों से ये उतरती चिनूक, और चिनूक जब उतरती है तो अपनी गर्मी से हिम पिघलाती थी वहां पे और पूरी पूरी हिम को पिघला डालती थी। इसीलिए चिनूक को क्या कहा गया था? हिमभक्षी पवन। तो वो अपनी गर्मी से हिम पिघलाती थी, ये भी अपनी गर्मी से यहां पर पिघलाती, लेकिन उतने बड़े क्षेत्र में नहीं। तो टेम्परेचर ये भी बढ़ाती, टेम्परेचर वो भी बढ़ाती थी। तो उसी के समतुल्य मानेंगे हम लोग। तो ये समतुल्य होती है। तो इसलिए फोयान को जलवायु का स्वर्ग कहते हैं। जलवायु का स्वर्ग क्यों कहा जाता है? जलवायु को अच्छा करती है इसलिए। ये चिनूक पवन के समतुल्य है। क्या ये चिनूक पवन के समतुल्य है इसलिए कहा जाता है? क्योंकि लगा के पढ़िए नहीं। हाँ, ये है कि स्टेटमेंट दोनों सही हैं, लेकिन जलवायु का स्वर्ग इसलिए थोड़ी कहा जाता है। जलवायु का स्वर्ग इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वहां की जलवायु को बहुत अच्छा कर देती है। तो इसलिए दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है क्योंकि लगाने पर। इसलिए आंसर बी होना चाहिए इसका। तो इसलिए आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए 43 है, गहरे काले रंग के मेघों के कपासी वर्षा मेघ कहते हैं। गहरे काले रंग के मेघों को कपासी वर्षा मेघ कहा जाता है। अब ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो कपासी वर्षा बादल किसको कहते थे? क्यूमुलोनिम्बस, काले रंग के, गहरे रंग के। हमने आपको बताया था वर्टिकली जो डेवलप होते थे काले गहरे रंग के होते हैं। तो ये जो है आपके पाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये मूसलाधार तूफानी वर्षा करते हैं, ये भी सही है। तो अब
गहरे काले रंग के मेघों को कपासी वर्षा मेघ कहते हैं। कपासी वर्षा मेघ क्यों कहा जाता है? क्या ये रीजन है कि ये मूसलाधार तूफानी वर्षा करते हैं? नहीं। तो कपासी वर्षा मेघ के इसलिए कहा जाता है क्योंकि कपासी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बहुत जो है आपके कपास की तरह से गोल 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 दिखने वाले जो है आपके होते हैं और एकदम अलग से जो है आपके एक काली घटा के रूप में आपके आते हैं। आकार की वजह से और कलर की वजह से इनको कपासी मेघ कहा जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है, इसलिए आंसर क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। तो इसलिए 43 का बी आंसर होगा। नेक्स्ट आइए, कथन ए कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को हरितगृही गैस कहते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। सही है, बिल्कुल सही है। फिर है कार्बन डाइऑक्साइड हरे कांच की भांति दिखती है। तो हरे कांच की भांति दिखती है इसलिए ग्रीन हाउस कहा जाता है क्या? तो हरे कांच की भांति नहीं दिखाई पड़ती, बल्कि हरे कांच के घरों में या डार्क कलर के कांच के घरों में जो है आपके वही काम होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में करती है। तो इसलिए हरे कांच की भांति दिखती है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। इसके मतलब कि ए सही आर गलत, तो ये सही आर गलत, इसके मतलब आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी आंसर हो जाएगा। फिर देखें 60 डिग्री अक्षांश पर प्रवाहित होने वाली पवन को चीखती साठा कहा जाता है। 60 डिग्री अक्षांश पर प्रवाहित होने वाली पवन को चीखती साठा कहा जाता है। तो आपने पढ़ा था 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे चलने वाली पछुआ पवनों क्या कहा जाता था? दहाड़ती अथवा गरजती चालिसा। 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर चलने वाली पछुआ पवनों क्या कहा जाता था? भयानक अथवा प्रचंड 50, फ्यूरियस 50। और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर चीखती अथवा चिल्लाती साठा, श्रीकिंग 60s। तो श्रीकिंग 60s के नाम से जानी जाती है। तो इसलिए एकदम सही ये कह रहा है, स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब देखिए चीखती साठा एंटार्क्टिका महाद्वीप की एक स्थानीय पवन भी है। तो चीखती साठा एंटार्क्टिका महाद्वीप की एक स्थानीय पवन भी है, ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा है। तो एंटार्क्टिका पर बल्कि 60 डिग्री रहेगा ही नहीं। एंटार्क्टिका तो जो है आपके आर्कटिक सर्कल के अंदर है, एंटार्क्टिक सर्कल के अंदर है, और एंटार्क्टिक सर्कल कहां से जाता है? 66.5 डिग्री से। तो 60 डिग्री तक तो एंटार्क्टिका है भी नहीं, उसके बाहर है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो ए सही आर गलत, इसके मतलब इसका भी आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। इसलिए इसका भी आंसर सी है। अब देखिए 46 है, कथन ए विश्वतरेखी क्षेत्र में क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर है। विश्वतरेखी क्षेत्र में क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर है। ठीक है। ध्रुवीय क्षेत्र में कितनी थी? 8 किलोमीटर। हम लोग ने पहला वायुमंडल जो है आपके वायुमंडल की पहली भाग को कैसे बनाया था? ऐसे बनाया था, 18 किलोमीटर ये ऊंचाई और 8 किलोमीटर यहां ऊंचाई, और जबकि औसतन हम लोग ने 14 किलोमीटर इसकी ऊंचाई मानी थी क्षोभ मंडल की। तो विश्वतरेखी क्षेत्र में 18 किलोमीटर और ध्रुवीय क्षेत्र में 8 किलोमीटर होती है। यही चीज कह रहा है कि विश्वतरेखी क्षेत्र में क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर है। एकदम सही स्टेटमेंट है। फिर विश्वतरेखी क्षेत्र में ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान कम होता जाता है। यह भी सही है। विश्वतरेखा से ध्रुव की ओर जाने पर तापमान कम होता चला जाता है। तो तापमान विश्वतरेखा ये 0 डिग्री है और ये ध्रुव है। तो कह रहा है विश्वतरेखा की ओर जाने पर तापमान में कमी आती जाती है, और तापमान जैसे जैसे कम होगा ठंडा होता जाएगा। स्थान ठंडा होने से ये सिकुड़ता है, इसी वजह से 8 किलोमीटर है। तो ये रीजन भी सही है कि विश्वतरेखा से ध्रुव की ओर आने पर टेम्परेचर कम हो रहा है, और टेम्परेचर कम होने का मतलब कि विश्वतरेखा पे टेम्परेचर ज्यादा है, और टेम्परेचर ज्यादा होने का मतलब वायु ज्यादा एक्सपैंड करेगी, इससे ज्यादा ऊंचाई तक जाती है। और विश्वतरेखा से ध्रुव की ओर आने पर टेम्परेचर कम होता है तो वायु कॉन्ट्रैक्ट करती है। कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से 8 किलोमीटर इसकी मोटाई यहां और 18 किलोमीटर मोटाई यहां। तो इसके मतलब व्याख्या भी कर रहा है ये स्टेटमेंट कह करके कि ध्रुव से विश्वतरेखा से ध्रुव की ओर आने पर टेम्परेचर कम होता है। तो इसके मतलब दोनों जो है स्टेटमेंट सही है, और व्याख्या भी हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर हम क्योंकि लगा के पढ़ें तो हमें कारण भी स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए विश्वतरेखी क्षेत्र में क्षोभ मंडल की ऊंचाई 18 किलोमीटर है। 18 किलोमीटर है क्योंकि
विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर तापमान कम होता है, सही है। इसलिए क्योंकि लगा करके, क्योंकि व्याख्या हो रही है, इसलिए ऐसी कंडीशन में क्या है, आंसर ए हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। फिर इसी तरह से देखिए ए स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पवन का प्रवाह संवहन प्रक्रिया के कारण होता है, एकदम सही है। पवनों का प्रवाह जो होता है, एयर का फ्लो किसकी वजह से होता है, संवहन चक्र की वजह से। हमने आपको बताया था कि किसी भी स्थान पर गर्म होकर के वायु ऊपर की ओर उठती है, ठंडी वायु नीचे की ओर बैठती है। तो ये प्रक्रिया क्या है, संवहन की प्रक्रिया, कन्वेक्शन साइकिल है। तो कन्वेक्शन साइकिल की वजह से पवन का प्रवाह होता है। तो स्टेटमेंट एकदम सही कह रहा है। सेकंड स्टेटमेंट है, संवहन प्रक्रिया में ऊर्जा का स्थानांतरण कणों के माध्यम से होता है। तो ऊर्जा का स्थानांतरण कणों के माध्यम से होता है, मतलब कण ऊर्जा लेके स्वयं जाते हैं। जैसे उदाहरण हमने दिया था, एग्जाम्पल क्या दिया था हमने आपको, कि जैसे हम लोग चाय बनाते हैं, जब चाय बनाते हैं तो पानी को रख दिया, पानी को रखने के बाद जब जैसे ही आप जो है उसको आग पर जो है रखते हैं पानी, आप देखते हैं धीरे धीरे करके पानी नीचे से गर्म होता जाता है, ऊपर उठता जाता है, बुलबुले उठते चले जाते हैं। तो इसलिए गर्म पानी ऊपर आता जाता है, ठंडा पानी नीचे जाता है गर्म होने के लिए। तो इसलिए कण खुद आते हैं, ऊर्जा लेते हैं और ऊर्जा लेकर के चले जाते हैं। तो कणों जो संवहन प्रक्रिया में ऊर्जा का स्थानांतरण, एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है, कण खुद आएगा, एनर्जी लेगा, चला जाएगा। तो इसलिए ये एकदम सही है, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। अब इस पे देखिए कि क्या जो है आपके एक तरह से व्याख्या हो रही है, दोनों स्टेटमेंट तो सही है। तो पवन का प्रवाह संवहन प्रक्रिया के कारण होता है, संवहन प्रक्रिया के कारण हो रहा है। क्यों संवहन प्रक्रिया के कारण हो रहा है, क्योंकि संवहन प्रक्रिया में ऊर्जा का स्थानांतरण कणों के माध्यम से होता है। तो ये भी सही है, लेकिन व्याख्या तो नहीं हो रही है, क्योंकि सिर्फ ये कह रहा है कि संवहन प्रक्रिया में ऊर्जा का स्थानांतरण कणों के माध्यम से होता है। तो ये अलग स्टेटमेंट है, ये अलग स्टेटमेंट है, दोनों का कोई तालमेल नहीं, लेकिन दोनों स्टेटमेंट सही हैं। और दोनों स्टेटमेंट सही होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो है आपके व्याख्या नहीं हो रही है क्योंकि लगाने पर। तो दोनों सही है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि दोनों सही होने पे या तो आंसर ए होगा या बी होगा। व्याख्या होगी तो ए होगा, व्याख्या नहीं होगी तो बी होगा। नेक्स्ट है देखिए, वायुयान में ऊपर की ओर जाने पर वायु विरल होती है। अब वायुमंडल में जब भी आप ऊपर जाएंगे, वायुयान में सफर कर रहे हैं, वायुयान में ऊपर की ओर जाने पर वायु विरल होती है, ऐसा कह रहा है। तो ठीक है, सही है, वायु विरल हो रही है। वायुयान में सफर कर रहे व्यक्ति के पेन की इंक पेन से बाहर आ जाती है, पेन की इंक लीक कर जाती है। तो अक्सर फ्लाइट पर जाइए और फाउंटेन पेन लगाए रहिए, तो फाउंटेन पेन लगाए रहने पर क्या होता है, पेन की इंक लीक कर जाती है। क्यों लीक कर जाती है, वजह यह है कि जो पेन आप यूज करते हैं, जो पेन है इसके अंदर इंक भरी है और खाली स्पेस पर वायु है जो प्रेशर लगाती है। तो नॉर्मली अगर आपने इंक यहां भरा है तो यहां की बाहर की वायु का प्रेशर अंदर के वायु के प्रेशर के बराबर होगा। लेकिन जब इसी पेन को आप लेकर के चले गए प्लेन पर, हाइट पर चला गया, जैसे ही हाइट पर आप गए तो अंदर तो प्रेशर उतना ही बना हुआ है, लेकिन बाहर वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर क्योंकि वायु विरल हो रही है, नीचे की तरफ सघन होती है, ज्यादा दाब होता है, ऊपर की ओर जाने पर विरल हो रही है, दाब कम हो गया तो बाहर का प्रेशर कम हो जाएगा। तो अंदर हाई प्रेशर, इधर लो प्रेशर, और फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर अपने आप इंक भाग जाएगी, तो इंक जो है लीक कर जाएगी। तो इसलिए पेन की इंक वायुयान में बैठ करके कभी कभी लीक कर जाती है। तो उसका रीजन क्या होता है, यही रीजन होता है। तो एकदम सही स्टेटमेंट है, इसका मतलब कि ये भी सही, ये भी सही। अब वायुयान में ऊपर की ओर जाने पर वायु विरल हो जाती है। वायु क्यों विरल हो रही है, क्या इसका कारण नीचे है कि क्यों विरल हो जाती है, क्योंकि क्या पेन की इंक लीक कर जाए इसलिए विरल हो जाती है, ऐसा नहीं है। तो स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन ऊपर वाली जो कथन है उसकी व्याख्या ये नहीं कर रहा है। तो भाई वायु विरल होने का मतलब ये हुआ, अगर ये कहता कि ऊपर जाने पर जो है कण कम हो जाते हैं अपेक्षाकृत यहां से, तो वायु के कण जो है आपके पृथ्वी की सतह के निकट ज्यादा पाए जाते हैं, सघन होती है वायु, और ऊपर की ओर जाने पर विरल होती है। तो इसलिए दोनों सही हैं, लेकिन व्याख्या नहीं हो रही है, इसलिए इसका आंसर बी होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए,
उत्तरी गोलार्ध में पवनें अपनी दिशा से दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं। तो फेरेल का नियम क्या था कि उत्तरी गोलार्ध की पवनें अपनी दिशा से दाहिनी ओर तथा दक्षिण गोलार्ध की पवनें अपनी दिशा से बाईं ओर विचलित हो जाएंगी। तो कोरियोलिस बल के कारण जो है फेरेल ने नियम यह दिया कि अपनी दिशा से दाहिनी ओर विचलित हो जाएगी। तो सही है स्टेटमेंट पहला। दूसरा है पवनें कोरियोलिस नियम का अनुसरण करती हैं। कोरियोलिस नियम का अनुसरण करती हैं पवनें। कोरियोलिस नियम नहीं है, नियम तो दिया किसने? फेरेल ने। फेरेल नियम को जो है आपके एक तरह से अनुसरण करती है, फॉलो करती है। तो पवनें जो होती हैं ये कोरियोलिस बल के कारण, कोरियोलिस बल का नाम है, नियम का नाम नहीं है। तो जो रूल है वो रूल जो है कोरियोलिस ने नहीं दिया था, वो जो लॉ है, नियम है, वो क्या है? वो फेरेल का दिया हुआ है। तो इसलिए पवनें कोरियोलिस नियम नहीं, फेरेल के नियम का अनुसरण करती हैं। कोरियोलिस बल का आप ये कह सकते हैं कर दी। तो ये क्या है? कोरियोलिस नियम नहीं बल्कि क्या होगा? फेरेल का नियम। तो फेरेल के नियम का अनुसरण करती हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। पहला स्टेटमेंट सही, ए सही, आर गलत। इसके मतलब आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट आते हैं, देखिए जेट विमान का संचालन क्षोभ मंडल के ऊपरी भागों में होता है। जेट विमान का संचालन, जेट विमान का संचालन कहां करते हैं हम लोग? भाई जेट विमान का संचालन क्षोभ मंडल में तो करते नहीं, क्षोभ मंडल के ऊपरी भागों में कहां? इसलिए वायुयान का संचालन किया जाता है। निचले भाग में जो है आपके मौसम गड़बड़ रहता है, बादल होते हैं, है ना? तो इसलिए मौसम गड़बड़ और बादल जो है आपके एक तरह से जो है ये काफी डिस्टर्बिंग जो है आपके क्लाइमेट रहता है। इसलिए क्षोभ मंडल के नीचे ऊपरी भाग में किसको चलाते हैं? वायुयान का संचालन करते हैं। लेकिन जेट विमानों का संचालन कहां करेंगे? जेट विमानों का संचालन समतापमंडल के निचले भाग में। तो जेट विमान का संचालन क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में होता है। यह स्टेटमेंट गलत है। अगर पहला ही स्टेटमेंट गलत है, ए गलत है, तो दूसरा अपने आप सही होगा, पढ़ने की आवश्यकता नहीं, डी आंसर हो जाएगा। 51 है, देखिए क्षोभ मंडल में तापमान की विलोमावस्था की घटना घटित होती है। तो तापमान की विलोमावस्था की घटना घटित होती है। विलोमावस्था क्या था? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो हमने आपको बताया था इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है? ऊपर की ओर जाने पर टेम्परेचर का बढ़ना, जो है बढ़ने के बजाय घटने के बजाय बढ़ना, तो किसी कारणवश। तो ये जो है आपके सही स्टेटमेंट है। अब हरित गृह गैसों के कारण भूरे बादलों का निर्माण होता है। भूरे बादल एशियन ब्राउन क्लाउड्स हमने पढ़ाए थे, जो कि टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ते जो है वो करते हैं। तो इसलिए हरित गृह गैस, ग्रीन हाउस गैसेस क्या, जहां पे इकट्ठा हो जाती हैं वहां पे एक लेयर बन जाती है, 3 किलोमीटर मोटी परत एशियन ब्राउन हेज की बनी। वो 3 किलोमीटर मोटी परत जो आपके एशियन ब्राउन हेज की बनी, वो क्या थी? वो कार्बन डाइऑक्साइड और उसके अलावा और हरित गैसों का पूरा जो है आपके एक तरह से आवरण था। और ऊपर की ओर जब वायुमंडल में जब ऊपर की ओर जो है आपके एक तरह से परत बन जाएगी, तो ऐसे कंडीशन में ऊपर की तरफ जाने पर जब ये परत बन गई है तो ये ऊष्मा को अवशोषित कर रही है। तो हम ऊपर की ओर जाने का मतलब, बाहर की ओर जाने का मतलब क्या हुआ कि हम उसी परत की ओर जा रहे हैं। तो ऐसे तो वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर टेम्परेचर कम होता है, लेकिन क्योंकि हम इस तरह के जो है बादलों के नजदीक जा रहे हैं, इसलिए टेम्परेचर घटने के बजाय बढ़ने लगता है। तो ये भी सही स्टेटमेंट है। तो हरित गैसों के कारण भूरे बादलों का निर्माण होता है, ये भी सही है। तो अब देखिए क्या व्याख्या हो रही है, क्योंकि लगा के देखिए। तो क्षोभ मंडल में तापमान की विलोमावस्था की घटना घटित होती है। विलोमावस्था की घटना क्यों घटित होती है? क्योंकि हरित गृह गैसों के कारण भूरे बादलों का निर्माण होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हरित गृह गैस के कारण भूरे बादलों का जो निर्माण होता है, उसी वजह से ऊपर की ओर जाने पर तापमान बढ़ रहा है, विलोमावस्था आ गई। तो ए और बी दोनों सही है, और क्योंकि लगा के पढ़ने पर स्टेटमेंट सही आ रहा है, क्योंकि इसकी व्याख्या ये है, इसलिए ए आंसर होना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए दिन के अधिकतम तापमान का रिकॉर्ड 2 से 4 बजे के मध्य दोपहर में किया जाता है। तो नॉर्मली आप देखेंगे कि जो दिन होता है, दिन के समय जो सूर्य है ये 12 बजे सर के ऊपर आ जाता है। और 12 बजे जब सूर्य सर के ऊपर आ जाता है, तब से गर्मी गर्म करना शुरू कर देता है पृथ्वी। लेकिन पृथ्वी को गर्म होने में थोड़ा समय लगता है।
और समय लगने की वजह से जो टेम्परेचर है ऑन एन एवरेज 2 बजे बोला गया है। तो अब ये कब ज्यादा और कब कम होता है? तो अगर हम लोग देखें तो सर्दी के दिनों में लगभग 1 बजे के आसपास, गर्मी के दिनों में 3 बजे के आसपास सर्वाधिक तापमान होता है, और नॉर्मल डेज में इनका एवरेज ले लीजिए तो 2 बजे के आसपास होता है। इसलिए थ्रू आउट द ईयर अगर हम देखेंगे तो वो 2 बजे के आसपास ही आएगा, मतलब 2 बजे से 3 के बीच में या 2 से 1 के बीच में, या कह सकते हैं बीच में। तो एवरेज क्या आता है? 2 बजे। तो एकदम सही कह रहा है, 2 से 4 बजे के बीच में के मध्य जो है आपके दोपहर में किया जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि 2 बजे के बाद ही आपके टेम्परेचर रेज होता है, इसलिए क्योंकि जो टेम्परेचर होता है ये हमेशा जो है आपके एक तरह से जो है देखा यह जाता है कि टेम्परेचर जो है आपके वेरी करता है, और खास तौर से जो सर्दी के दिन है, सर्दी के दिन में आप टेम्परेचर अगर आप देखेंगे तो हमेशा इस रेंज में जो है आपके सर्वाधिक तापमान होगा। कभी 1 बजे तो 1:30 बजे तो 1:45 बजे तो 2 बजे, इस तरह से अधिकतम तापमान। और अगर गर्मी के दिनों में देखेंगे तो इस रेंज में लगभग होता है, कभी कभी 4 बजे तक भी एक्सटेंड कर जाता है। तो ये आपके ये डिपेंड करेगा कि लू कब तक चलती है। लू अगर चल रही है तो कभी कभी 3:30 बजे, 3:15 बजे, 4 बजे भी अधिकतम होता है। तो इसलिए 2 बजे के बाद ही जो है किसी जो है आपके जगह का अधिकतम तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट एकदम सही है, पहला स्टेटमेंट। अब हम दूसरे स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? पृथ्वी का वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा गर्म होता है, रेडिएशन द्वारा। तो एकदम सही है। तो पार्थिव विकिरण क्या है? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के मतलब क्या हुआ? पृथ्वी की सतह पर जो ऊष्मा आई है, अब ये ऊष्मा जब पृथ्वी की सतह से ऊपर उठेगी, क्योंकि वायु गर्म होकर ऊपर की तरफ उठती है और ठंडी वायु नीचे बैठती है, तो जो ऊपर की ओर जा रही है पार्थिव विकिरण हो रहा है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन हो रहा है, वही तो वायु को गर्म कर रहा है। एकदम सही स्टेटमेंट है। तो पार्थिव विकिरण होने में और वायु को गर्म करने में कुछ ज्यादा समय लगेगा, तो इसी वजह से 2 बजे के बाद टेम्परेचर बढ़ता है। पार्थिव विकिरण अगर डायरेक्ट होने लगता तब तो जितने बजे सूर्य सर के ऊपर आया 12 बजे, तो 12 बजे आपके तापमान अधिकतम होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले पृथ्वी को गर्म किया, पृथ्वी जब गर्म हुई उसको समय लगा, फिर उसके बाद अब पार्थिव विकिरण शुरू हुआ। पार्थिव विकिरण के मतलब जो भी ऊष्मा आई है अब वायुमंडल में जा रही है। कैसे जा रही है? संवहन चक्र से। तो पार्थिव विकिरण जो हो रहा है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन जो हो रहा है, वो संवहन चक्र की वजह से हो रहा है। तो संवहन चक्र पार्थिव विकिरण करता है और उसी वजह से टेम्परेचर जो है आपके 2 बजे से 4 बजे के बीच में जो है अधिकतम पाया जाता है। अब दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि लगा के पढ़ें। आंसर क्या आता है? तो दिन के अधिकतम तापमान का रिकॉर्ड 2 से 4 बजे के मध्य दोपहर में किया जाता है। 2 से 4 के बीच में क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी का वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा गर्म होता है। सही स्टेटमेंट है, पार्थिव विकिरण के द्वारा गर्म हो रहा है, इसीलिए 12 बजे नहीं हो रहा है, थोड़ा ज्यादा समय ले रहा है, 2 बजे के बाद ले रहा है। तो एकदम सही स्टेटमेंट है और व्याख्या भी हो रही है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर भी ए होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में होटलों का निर्माण ऊपरी पर्वतीय ढालों पर किया जाता है। तो स्विट्जरलैंड में जो आपके एक तरह से स्विट्जरलैंड की ढालें होती हैं, एल्प्स पर्वतों की ढालों पर बसा हुआ है। तो नीचे के भाग में आपके कम जो है आपको होटल मिलेंगे। होटल जो महंगे और जो बढ़िया होटल बने हैं सब ऊपर बने हैं। क्यों ऐसा किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है, अब यहां पर देखिए सही है एकदम। फिर तापी विलोमता की स्थिति प्रबल होती है, एकदम सही है। तापी विलोमता अभी हमने आपको इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, ऊपर की ओर जाने पर टेम्परेचर को कम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। घाटी वाले भाग जो होते हैं ये कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे तो ऊपर की ओर जाने पर कम होना चाहिए, लेकिन यहां पर क्या होता है कि ऊपर की ओर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है, और ये सैलानियों के लिए अच्छा होता है। जितने भी टूरिस्ट होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, सैलानी होते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्विट्जरलैंड की गलाने वाली ठंड होती है, बर्फ के ऊपर है स्विट्जरलैंड पूरा, एल्प्स पर्वतों पर। तो अब उनको हल्की सी गर्मी चाहिए, तो ऊपर के क्षेत्र में जब जाएंगे, क्योंकि तापी विलोमता की स्थिति होती है, तो घाटी वाले भाग बहुत ठंडे होते हैं और ऊपर की सतह जो है गर्म होती है, इसलिए ऊपर की ओर जाने पर थोड़ी सी राहत होती है। तो इसलिए जो होटल नीचे होते हैं वो बहुत ठंडे होते हैं, ऊपर जाने पर आपके गर्म होते हैं, तो इसलिए लोग ऊपर ज्यादा जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है,
तापीय विलोमता की अवस्था जो है यहाँ पर पाई जाती है, ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ता है। एकदम सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। अब देखिए इसकी व्याख्या देखिए हो रही है या नहीं हो रही है। तो स्विट्जरलैंड में होटलों का निर्माण ऊपरी पर्वतीय ढालों पर किया जाता है। किस चीज को दिमाग में रख के ऊपर किया गया होगा? क्योंकि तापीय विलोमता की स्थिति प्रबल रहती है। सही बात है, तापीय विलोमता को देखते हुए कि आदमी बहुत ठंड में तो आएगा नहीं, थोड़ा बहुत हल्की गर्मी उसको चाहिए, तो इसलिए आपके ऊपरी जो है आपके ढालों पर इसका किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि आर व्याख्या कर रहा है, रीजन बता रहा है क्यों ऊपर के होटल जो है ऊपर क्यों बनाए जाते हैं, इसलिए आंसर इसका भी क्या होगा? ए होगा। तो अब यहां पर क्या है कि व्याख्या हो रही है, ए और बी दोनों सही हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भूमध्य रेखीय क्षेत्र की अपेक्षा ध्रुवीय क्षेत्र की धवलता अधिक होती है। अब बात आती है धवलता की। धवलता क्या है? एल्बिडो। हमने आपको एल्बिडो बताया था। भूमध्य सागरीय की अपेक्षा ध्रुवीय क्षेत्र की धवलता अधिक होती है। सही स्टेटमेंट है। सही स्टेटमेंट कैसे है? धवलता एल्बिडो कैसे बताया था? जितनी ऊर्जा है और जितनी चली जाए, इन दोनों का रेशियो। तो हमने एग्जाम्पल लिया था और हमने बताया था कि जैसे आपके एक तरह से सबसे ज्यादा रेशियो किसका होता था? आइस का। आइस का रेशियो कितना होता था? 80। 80 का मतलब क्या हुआ? अगर 80 कैलोरी आ रही है तो मात्र 1 कैलोरी वापस जाएगी, 79 कैलोरीज जो है आपके एक तरह से आइस एब्जॉर्ब कर लेगी। तो धवलता कितनी हो गई? इंसुलेशन कितना है? 80 अपॉन आउटगोइंग कितनी है? 1। तो 80 अपॉन 1 इज 80। इसलिए क्या हो जाएगा? इसकी धवलता का मान सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा धवलता का मान आइस का ही 80 होता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाएंगे, आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो ज्यादा बढ़ता जाएगा और विकिरण जो होगा क्या होगा? वो आपके कम होता जाएगा। इसीलिए तापमान कम होता चला जाता है। तो स्टेटमेंट सही है। अब देखिए, सौर विकिरण द्वारा ऊर्जा का परावर्तन विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर कम होता है। सौर विकिरण जो सोलर रेडिएशन है, सोलर रेडिएशन जो आपके होता है, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे कि सूर्य आता है, सूर्य की किरणें आती हैं, ऊर्जा देती हैं और उसके बाद फिर परावर्तित हो जाती हैं। तो आप देखेंगे विषुवत रेखीय क्षेत्र जो आपके है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में एब्जॉर्प्शन कम होता है, परावर्तन ज्यादा होता है। जब परावर्तन ज्यादा होगा तो वायु ज्यादा गर्म होगी। वायु के गर्म होने की वजह से पूरा जो आपके क्षेत्र है वो आपके गर्म होगा। तो विषुवत रेखा में गर्मी क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि ऊष्मा भी ज्यादा आती है और विकिरण भी ज्यादा होता है। रेडिएशन जो है आपके एक तरह से इसका ज्यादा होता है। तो इसलिए ऐसे अगर इस कंडीशन को देखें तो ये सौर विकिरण द्वारा ऊर्जा का परावर्तन विषुवत रेखा से ध्रुव की अपेक्षा ध्रुव के हो जाने पर कम होता है। एकदम सही है कि विषुवत रेखा पे ज्यादा परावर्तन हो जाता है और ध्रुव पर कम होता है। स्टेटमेंट सही है। अब देखिए, भूमध्य क्षेत्र की अपेक्षा ध्रुवीय क्षेत्र की धवलता अधिक होती है। एल्बिडो का मान अधिक होता है। एल्बिडो का मान अधिक क्यों होता है? अधिक ये वाला मान तब होगा कि आने वाली ऊर्जा तो ठीक है, उतनी ही आएगी लगभग, लेकिन जाने वाली ऊर्जा डिसाइड करेगी। जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतना कम जो है विकिरण होगा, और नीचे वाला मान जितना कम होगा उतना ही ओवरऑल मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, एल्बिडो बढ़ जाएगा। तो क्योंकि यहां पे ये स्टेटमेंट कह रहा है कि सौर विकिरण द्वारा ऊर्जा का परावर्तन विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर कम होता जा रहा है। तो देखिए ना, ध्रुव की हिम को मान लीजिए ध्रुव पर है और हिम की धवलता कितनी होती है? 80 आई, 1 कैलोरी गई, 79 तो एब्जॉर्ब हो गई। जबकि विषुवत रेखीय क्षेत्र में आपकी एल्बिडो कम पाया जाता है। एल्बिडो कम क्यों पाया जाता है? 80 कैलोरी आई मान लीजिए, 80 के बजाय मान लीजिए 40 कैलोरी चली गई। तो धवलता का मान यहां कितना हो गया? 80 अपॉन 40 दैट इज 2। तो विषुवत रेखा पर धवलता का मान कम है और जो आपका ध्रुवीय क्षेत्र में ये 2 से 80 हो गया। तो धवलता का मान ज्यादा क्यों है? क्योंकि जो आपके विकिरण है, विकिरण जो है आपके एक तरह से विषुवत रेखीय क्षेत्र में ज्यादा, ध्रुव की तरफ कम है। तो यही रीजन है और व्याख्या भी हो रही है। तो ये यही कारण है धवलता के अधिक होने का भूमध्य सागरीय जो है
विषुवत रेखा से, भूमध्य रेखा से और ध्रुव की ओर जाने पर। तो इसलिए दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए आंसर क्या होना चाहिए? ए होना चाहिए इसमें। फिर 55 है, देखिए, व्यापारिक हवाओं की पेटी में महादेशों के पूर्वी भाग में वर्षा होती है। व्यापारिक पवनों की पेटी में महादेशों के पूर्वी भाग में वर्षा होती है। महादेश के मतलब क्या हुआ? महाद्वीप। देश से महादेश बना है। महादेश जो है आपके कहा जा रहा है महाद्वीपों को। तो महाद्वीप की बात अगर हम करते हैं तो ऐसे कंडीशन में अगर आप देखें तो पूर्वैया पवनें ऐसे आ रही हैं, इसलिए किसी भी देश के पूर्वी भाग से आएंगी, इसलिए पूर्वी भाग में ज्यादा वर्षा होगी। यही ये कह रहा है। व्यापारिक हवाओं की पेटी में, व्यापारिक हवाएं कौन सी हैं? ट्रेड विंड्स कौन सी हैं? यही पूर्वैया हैं। महादेशों के पूर्वी भाग में वर्षा होती है, सही बात है, सही स्टेटमेंट है। व्यापारिक हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं, गलत। पश्चिम से पूर्व नहीं, पूर्व से पश्चिम की तरफ आ रही है, तो इसलिए ए सही है, आर गलत है। इसके मतलब आंसर क्या होना चाहिए? इसका सी इसका आंसर होना चाहिए। फिर 56 है, देखिए, रात की अपेक्षा दिन में निरपेक्ष आर्द्रता कम पाई जाती है। देखिए, एक होता है निरपेक्ष आर्द्रता और एक होता है सापेक्ष आर्द्रता। तो सापेक्ष आर्द्रता और निरपेक्ष आर्द्रता में क्या फर्क है ये देख लें। एक होता है निरपेक्ष आर्द्रता, जो एक तरह से हम ये कहेंगे कि जो इसकी नॉर्मल ह्यूमिडिटी होती है, और एक सापेक्ष आर्द्रता जो कि आपके एक तरह से हम ये कहते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है कंपैरेटिवली अगर कहा जाए तो निरपेक्ष आर्द्रता रात की अपेक्षा दिन में निरपेक्ष आर्द्रता कम होती है। ऐसा क्यों? निरपेक्ष आर्द्रता क्यों कम होगी? वायु है। अब इसमें इसका जो एरिया है वायु का, उसमें मान लीजिए 100 कण आने हैं, 10 कण आ गए हैं, तो हम ये कहेंगे कि 10% वायु का भाग भरा है, इसलिए आर्द्रता कितनी हुई? 10% हुई। अब 10 कण थे, 100 में से 10 कण थे, इसलिए 10% आर्द्रता हुई। ये दिन की बात है। रात की बात अगर करें, क्योंकि कह रहा है रात की अपेक्षा दिन में निरपेक्ष आर्द्रता कम होती है। अब रात की बात करें, जब रात के समय टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है। तो टेम्परेचर कम होता है तो इसी का आयतन कम हो जाएगा। अब इसके अंदर कण रखने की क्षमता पहले से कम हो गई। पहले इस वॉल्यूम में 100 कण आ रहे थे, अब मात्र जब ये ठंड में कम हो गई और वायु सिकुड़ गई, तो वायु के सिकुड़ने से कम कण आएंगे। मान लीजिए अब इसकी जो है आपके एक तरह से क्षमता 50 कण रखने की हो गई। तो पहले क्षमता 100 कण रखने की थी जब वायु एक्सपेंडेड थी दिन के टाइम। रात के टाइम टेम्परेचर कम हुआ, सिकुड़ गई, अर्थात वॉल्यूम कम हो गया। ये चीज क्लियर हुई? दोनों चीज अलग अलग करके समझिएगा। अब 10 कण मौजूद थे दिन में भी, 10 कण रात में भी। हमने कोई इंक्रीज नहीं किया, इंक्रीज डिक्रीज नहीं किया। हमने वायु में कण उतने ही माने हैं, 10 थे 10 ही रहेंगे। लेकिन सिर्फ इतना फर्क हुआ कि वायु रात के समय सिकुड़ गई तो उसमें रखने की क्षमता कम हो गई। अब 100 में से 10 थे तो कितना परसेंट भाग भर रहा था? 10%। 50 में से अगर 10 हो जाएंगे तो इसका मतलब कितना परसेंट भाग बढ़ जाएगा? 20% हो जाएगा। तो इसलिए 10 से 20% हो गया। तो दिन में आर्द्रता कितनी थी? 10%। रात में आर्द्रता कितनी हो गई? 20%, 20% हो गई। ये कह रहा है रात की अपेक्षा दिन में निरपेक्ष आर्द्रता कम होती है। सही स्टेटमेंट है। तो ये क्या है? आपके स्टेटमेंट पहला वाला सही है।
रात की अपेक्षा दिन में निरपेक्ष आर्द्रता कम होती है। रात की अपेक्षा दिन में निरपेक्ष आर्द्रता ज्यादा होगी, कम नहीं होगी। ये गलत है, स्टेटमेंट गलत है। निरपेक्ष आर्द्रता जो है आपके अधिक होगी रात की अपेक्षा दिन में। दिन में आर्द्रता क्यों अधिक होगी, उसका रीजन है। रीजन इसलिए है, ऐसे मत समझे, एरिया से नहीं समझे, आर्द्रता समझे। जैसे दिन के समय है और रात के समय। दिन के समय क्या होता है, हम एक ही वॉल्यूम ले लें, वॉल्यूम सेम कर लें, वॉल्यूम घटाए बढ़ाए नहीं, सेम वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, कण होंगे, क्योंकि कह रहा है कि दिन का तापमान रात की अपेक्षा अधिक होता है। सही है, रात में तापमान कम हो जाता है, दिन में ये होता है, तो ये तो सही है स्टेटमेंट है। दिन में जब तापमान ज्यादा होता है रात की अपेक्षा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा, और वाष्पीकरण ज्यादा होने की वजह से सेम वॉल्यूम में दिन के समय जब वाष्पीकरण ज्यादा है तो कण यहां ज्यादा ऐड होंगे। जब कण यहां ज्यादा ऐड होंगे इसके मतलब कि रात के समय कण कम ऐड होंगे, क्योंकि इवेपोरेशन रेट कम है, टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन कम होगा, वाष्पीकरण कम होगा। तो वाष्पीकरण क्योंकि दिन में ज्यादा होता है, इसलिए सेम वॉल्यूम में यहां पर रात के समय अगर 10 कण होंगे तो जो है आपके दिन के समय क्या होंगे, 20 कण, सेम वॉल्यूम में। वॉल्यूम हमने सेम लिया, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लिया, तो यहां पर आर्द्रता कितनी होगी, 20/1, तो 20 कण है 1 सेंटीमीटर क्यूब में, और यहां पर क्या है 10/1, ये 10 हो जाएंगे, ये 20 हो जाएंगे। तो दिन में वाष्पीकरण दर ज्यादा होती है, इसलिए सेम स्पेस अगर हम दिन का लें रात का लें, तो दिन में आप देखेंगे टेम्परेचर ज्यादा होने से वाष्पीकरण ज्यादा होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होने से जल के कण ज्यादा ऐड होंगे, और जल के कण ज्यादा ऐड होने से अधिक आर्द्रता होगी, ना कि कम होगी। तो हम एक झटके में पड़ गए थे, गलत हम ही ने कर दिया, ये कम नहीं अधिक होगी, इसलिए पहला ही स्टेटमेंट गलत है। अगर पहला गलत है दूसरा सही होगा ही होगा, इसलिए डी आंसर होना चाहिए। तो डी जो है इसका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए कथन है, तापमान के बढ़ने से वायु का आयतन बढ़ता है। आप बताएं, तापमान के बढ़ने से वायु का आयतन कम होगा या ज्यादा होगा? आयतन मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है आपके क्या होगा, एक्सपैंड होगा। कोई भी चीज गर्म करेंगे तो क्या होगा, उसमें एक्सपेंशन होगा, तो इसलिए आयतन बढ़ेगा। एकदम सही स्टेटमेंट है, तापमान के बढ़ने से वायु का आयतन बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से वायु की जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है, एकदम सही है। अभी जो हम लोग ने एग्जाम्पल दिया कि दिन के समय जब ज्यादा वॉल्यूम बढ़ गया तो उसमें क्षमता बढ़ जाएगी स्टोर करने की कणों की, और रात के समय जब आपके कम जो है आपके ये था, तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि आपके क्षमता कम होगी। तो अगर मान लीजिए कि हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया, 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर मान लीजिए कि 100 कण रख सकता है, तो इसको गर्म करने पर अगर इसका आयतन बढ़ गया, तो अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब से 2 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, तो इसका मतलब अब क्षमता कितनी हो जाएगी, 200 जो है आपकी हो जाएगी। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में अगर हम देखें तो ऐसे कंडीशन में देखें तो दूसरे ये, तो जैसे ही तापमान बढ़ा, तापमान के बढ़ने से, तो ये तो स्टेटमेंट सही है, तापमान बढ़ने से वायु की जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी, बिल्कुल बढ़ जाएगी। जलवाष्प क्योंकि एक्सपैंड करेगा तो कण और आ सकते हैं, इसलिए क्षमता बढ़ गई। लेकिन दोनों स्टेटमेंट कह तो रहा है
अब देखिए दोनों स्टेटमेंट सही तो हैं, क्योंकि वायु का जो है आपके एक्सपेंशन हुआ। अब इसको अगर हम तापमान है, तापमान बढ़ाया हमने, तापमान बढ़ाने से इसका आयतन बढ़ गया, हीट बढ़ाने से आयतन बढ़ गया, वॉल्यूम एक्सपेंड कर गया। ये पहला स्टेटमेंट है, तापमान के बढ़ने से वायु का आयतन बढ़ता है, सही स्टेटमेंट है। अब ये कह रहा है तापमान बढ़ने से वायु के जलग्रहण के करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो पहले अगर 100 कण आ रहे थे तो अब स्पेस और बड़ा हो गया, जो स्पेस बड़ा हो गया तो हो सकता है कि 200 कण है, तो ग्रहण करने की क्षमता, कण के ग्रहण करने की क्षमता क्या होगी, ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। तो जब आयतन बढ़ रहा है तो आयतन बढ़ने से जो है आपके कणों के ग्रहण करने की क्षमता, जो आपके जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर को कंटेन करने की जो आपकी कैपेसिटी होती है, वो कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी। ये भी स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। अब हमें यह चेक करना है कि क्या दूसरा वाला व्याख्या कर रहा है पहले वाले की। तो देखिए क्यों की लगा के पढ़ें। तापमान के बढ़ने से वायु का आयतन बढ़ता है। वायु का आयतन क्यों बढ़ता है? क्योंकि ऊर्जा मिलने से कण दूर दूर जाते हैं काइनेटिक एनर्जी के कारण, और दूर जाने की वजह से फैलते हैं, जिसकी वजह से आयतन बढ़ता है। क्या ऐसा कुछ स्टेटमेंट नीचे दिया है कि कणों का दूर जाना या कणों का बढ़ना या काइनेटिक एनर्जी का बढ़ना? तो क्या ऐसा कुछ है तापमान बढ़ने से वायु की जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है? तो ऐसा कुछ नहीं है। ये दूसरा स्टेटमेंट है। ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं है। और अगर ऐसा नहीं है तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? फिर बी इसका आंसर होगा। हिस्ट्री 57 का आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर होगा।